Good morning, students. Today I am going to teach you about moment of inertia. So, what is moment of inertia? Moment of inertia of a rigid body about a fixed axis is equal to sum of products of the masses of all particles of the body with squares of the respective distances from the axis of rotation. Say this is a rigid body. It is made of n particles of masses m1 m2 m3. अगर ये सपोज हमारी आयरन की बॉडी है, रिजिड बॉडी, तो इट इज़ मेड ऑफ आयरन एटम्स। तो मैंने उनके नाम रख दिए कि 1 नंबर आयरन का एटम, 2 नंबर आयरन का एटम, 3 नंबर और 1 नंबर आयरन के एटम का भार m1 है, 2 नंबर आयरन के एटम का भार m2 सो देयर आर n एटम जो के आपस में जुड़े हुए हैं और ए रिजिड बॉडी बनी। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस के चारों ओर ये बॉडी घूम रही है, इस एक्सिस के चारों ओर। तो इसकी डिस्टेंस m1 की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस m1, ये m2 पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस r2 और इसी तरह m3 m4 और ये है mnth एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज rn। सो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पार्टिकल है जिसका भार m1 है, इसको मल्टीप्लाई करो जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसके स्क्वायर के साथ। जो 2 नंबर पार्टिकल है उसको भी आप मल्टीप्लाई करिए विद स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली जो 3 नंबर पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस r3 है, तो उसको भी आप मल्टीप्लाई करिए उसके मास को विद इसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ, सो ऑन। और ये mn और इसकी डिस्टेंस rn है, इसके स्क्वायर के साथ गुणा कर दिया। इसको ऐड करके जो भी आएगा नंबर, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। इसको आई से डिनोट करेंगे हम, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। रिमेंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ उस बॉडी का होगा जो रोटेशनल मोशन में होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और घूमेगी, रोटेट करेगी तो किसी एक्सिस के चारों तरफ करेगी। जैसे मान लिया देयर इज ए पोल इन द ग्राउंड और तुम उस पोल के चारों तरफ घूम रहे हो इन सर्कुलर पाथ, तो दैट पोल इज कॉल्ड योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस इज इक्वल टू, ये क्या है, सम, एडिशन। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दिस सम ऑफ दिस 4 टर्म्स है। तो इट इज, और हर टर्म में क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल with square of distance of particle from its axis of rotation. So we can say moment of inertia of body about fixed axis of rotation is equal to sum of, और sum में क्या है, product of masses of its particles with square of their respective distances from the axis of rotation. So you can write it in compact form or summation form, mi/ri square। पहले लीजिए आप इसमें i इक्वल टू 1, अगर i इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारा पहली टर्म आ जाएगी m1r1 स्क्वायर, फिर प्लस, फिर लीजिए i इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा m2r2 स्क्वायर, फिर प्लस i लीजिए 3 m3r3 का स्क्वायर, सो ऑन। तो यूनिट इसके, इसका सीजीएस यूनिट ग्राम, इसका सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट एंड दिस इज एसआई यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला m और इसका L2, सो दिस द डायमेंशन फॉर्मूला। एग्जाम्पल,
सपोज दीज आर 3 बॉडीज, इसका भार 36 kg है, इसका 9 kg है, इसका 4 kg है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 बॉडीज इज इक्वल टू, इसका भार 36 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ, एक का स्क्वायर, प्लस 9 kg मल्टीप्लाइड बाय इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, सो इट इज़ 108 kg मीटर स्क्वायर। Similarly, we have a triangle. This is a triangle, equilateral triangle, सारी sides A के बराबर। This is axis of rotation। ये तो 3 बॉल्स हैं, सपोज वो टेबल पे रखी हुई है और दे आर एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सी है वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मैंने ये टेबल पे एक ये लाइन इमेजिन कर ली, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका m1 का, ये डिस्टेंस जो है दिस इज द बाइसेक्टर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बेस को या ए बी सी, ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है ये एक्सिस, सो डी इज बाइसेक्टर। सो ये हो गई हमारी a/2 डिस्टेंस और इसी तरह परली तरफ a/2। सो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इट इज़ a/2। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 मल्टीप्लाइड बाय a/2 का स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 इंटू 0 का स्क्वायर। सिमिलरली इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई a/2। सो इसमें ये a²/4 कॉमन है, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यू नो, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ओनली फोर्स कैन प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन and the acceleration produced by a force depends on mass। अगर आप स्कूटर के ऊपर फोर्स लगा दें से 500 न्यूटन और इतनी ही फोर्स कार के ऊपर लगा दें, क्या फर्क है दोनों में? मास, इसका मास कम, इसका मास ज़्यादा। सो इफ वी अप्लाई इक्वल फोर्स ऑन ईच, एक्सेलरेशन या हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू m। सो A इज F/m। सो स्कूटर के लिए AS स्कूटर, दिस इज 500 डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्कूटर, एंड फॉर कार एक्सेलरेशन ऑफ कार इट इज, इसके ऊपर भी इतनी ही फोर्स लगाएंगे और से कैपिटल M इज इट्स मास। तो कार का मास कैपिटल M ये ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ये जो हमारा स्कूटर है मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सो वी कैन से एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा मीन्स पहले हमारा स्कूटर रेस्ट में था तो फोर्स लगने के बाद उसकी स्पीड से इनिशियल स्पीड वो 0 और इसकी फोर्स लगने के बाद इफ़ योर एक्सेलरेशन इज लेट अस सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीन्स 1 सेकेंड में इतनी स्पीड चेंज होगी, तो इसकी 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी जो है इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी। So we can see initially this scooter was in the state of rest और अब इसकी state बदल गई, it is in motion। This is final velocity, this is initial velocity and time taken for this change is 1 second। तो चलिए ये यहाँ से नहीं निकालना है तो you can calculate acceleration of scooter is final velocity minus initial velocity upon time। So this is 2 meter per second माइनस 0
डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, सो इट इज़ 2 मीटर, और इस सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सेकेंड माइनस 2। सो स्कूटर की स्टेट में परिवर्तन आ गया जब हम 500 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड, चलिए इसमें जो हमारी कार है, इनिशियल वेलोसिटी कार की 0, और जब मैंने 500 की फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी इतनी, 1 सेकेंड बाद, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. So you can put values of u, v and t. So acceleration of car is 0.1 meter per second square. तो इसकी स्पीड 0 से 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और ये जो है कार जस्ट थोड़ा सा हिली है, वी कैन से, ऑलमोस्ट इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक आदमी है, उसके पास उसकी जो इनकम है पहले 1 लाख थी, और अब उसकी इनकम 1 महीने बाद जो है 1.2 लाख हो गई, तो देयर इज़ ए मेजरेबल चेंज इन हिज इनकम। बट अगर ये है 1 लाख और इसकी इनकम में सिर्फ से 2 रुपये बढ़े, तो वी कैन से इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। इसकी स्टेट में काफ़ी चेंज आ गया, लेकिन इसकी स्टेट में ना के बराबर चेंज आया, वी कैन से ये उसी ही स्टेट में रहा। सो जैसे यहाँ पे इसकी ए की स्टेट में चेंज आया है, बी की स्टेट में लगभग कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्कुल ऐसे ही स्कूटर की स्टेट चेंज होगी, लेकिन कार की स्टेट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सो इट इज़ ईजी टू चेंज स्टेट ऑफ स्कूटर बट डिफ़िकल्ट टू चेंज स्टेट ऑफ कार। सो वी कैन से कार का इनर्शिया ज़्यादा, बिकॉज जिसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल है, तो या ऐसे कहते हैं स्कूटर का इनर्शिया, बिकॉज इसकी स्टेट चेंज की जाए, स्कूटर हैज़ सॉरी लेस इनर्शिया, क्योंकि इसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, और इसका इनर्शिया ज़्यादा है। सो कार हैज़ लार्ज inertia because it is difficult to change its state. तो स्कूटर हैज़ लेस इनर्शिया और इसका मास भी लेस है। कार हैज़ लार्ज इनर्शिया, इसका मास भी ज़्यादा है। सो वी कैन से स्कूटर हैज़ लेस इनर्शिया, मास भी लेस है, तो वी कैन से मास कम होगा तो इनर्शिया कम, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा। सो वी कैन से मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कि जो बॉडी हल्की होगी उसकी स्टेट को आसानी से बदला जा सकेगा, और जो भारी होगी उसकी स्टेट को आसानी से नहीं बदला जा सकता। सो वी कैन से उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अनदर एग्जाम्पल, कुंभकर्ण वॉज ए कैरेक्टर इन रामायण। वो नींद वाली स्टेट में होता था तो ढोल नगाड़े बजा के उसको उठाया जाता था, तो वी कैन से उसको बहुत मुश्किल होती थी अपनी स्टेट को बदलने में। सोने वाली स्टेट से जागने वाली स्टेट में आना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो हम कह सकते हैं कि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। सो वी कैन से इट इज़ लाइक ए कार। तो कार की स्टेट में जितना एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस किया हमने इसमें स्कूटर में, उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और सपोज़ एक बच्चा है, उसको सुबह मॉर्निंग में पापा ने या मम्मी ने आवाज़ लगाई कि बेटा उठो, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो रही है, और बच्चा जो है एकदम उठ गया एक आवाज़ लगाने से, तो वी कैन से वो अपनी स्टेट को आसानी से चेंज करता है, सोने वाली स्टेट से जागने वाली स्टेट में बहुत आसानी से आ जाता है, तो उसका इनर्शिया कम हुआ।
कुंभकर्ण का इनर्शिया ज़्यादा हुआ. सो आई कैन से कि मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया. जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा. तो दस मास इज डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया. सिमिलरली जब किसी बॉडी को रोटेट करना हो तो हमें टॉर्क लगाना पड़ता है. सीधी रेखा में चलाना हो तो फोर्स लगानी पड़ती है. रोटेशनल मोशन में लाना हो तो वी नीड टू अप्लाई टॉर्क. तो सिमिलरली अगर हम यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता था तो जब हम टॉर्क लगाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन. सो अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल, तो वी कैन से वो जो है आसानी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले अगर 0 थी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क लगाने से, हाउ मच टॉर्क वी आर अप्लाइंग नाउ 500 न्यूटन मीटर. वहाँ 500 फोर्स लगाई थी, यहाँ 500 न्यूटन मीटर टॉर्क. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड होगी. तो एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इट इज़ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये है सपोज एक लाइट बॉडी, दूसरी हैवी बॉडी है, उसके ऊपर भी इतना ही टॉर्क लगाया, वो भी पहले रेस्ट में थी, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ 0.1 रेडियन पर सेकेंड, और t is equal to 1 second. So acceleration, angular acceleration produced is 0.1 radian per second square. तो लेकिन से यहाँ पे मास ज़्यादा होता था तो ज़्यादा इनर्शिया, मास कम होता था तो कम इनर्शिया. यहाँ पे जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी स्टेट को चेंज आसानी से किया जा सकता है. सो वी कैन से जैसे यहाँ पे मास मेजर करता था कि उसकी बॉडी कितनी आसानी से, उस बॉडी की स्टेट कितनी आसानी से चेंज आएगी. हेयर मास के बजाय इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास के बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई या लार्ज, देन डिफ़िकल्ट टू चेंज स्टेट, मतलब रेस्ट से रोटेशनल मोशन में लाना मुश्किल. और अगर इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल देन इट इज इजी टू चेंज स्टेट. सो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वही काम करता है रोटेशनल मोशन में, वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में जो रोल मास करता है लीनियर मोशन में. So we can say moment of inertia plays same role in rotational motion as is played by mass in linear motion. So we can say moment of inertia is counterpart of mass. Moment of inertia depends on mass of body, distribution of mass, position and orientation of axis of rotation. This example will tell you कि कैसे चेंज करता है, ये कैसे डिपेंड करता है पोजीशन और इसके ऊपर. ये these are 4 bodies. They are placed at the corners of a square of side 2 meter. 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. ये है हमारी एक्सिस, इट इज़ पासिंग थ्रू AD और इसको कोइंसाइड कर रही है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो दिस इज फिगर नंबर 1. सो लेट इट बी I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1. सो इट इज़ 1 kg की बॉडी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो ये आ गया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 2 kg की बॉडी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, सो इट विल बी 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मल्टीप्लाइड बाय इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, सो इट इज़ 20 kg मीटर स्क्वायर. अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, पहले ऐसे थी, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इट इज़ पासिंग थ्रू साइड AB. तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट इट बी I2.
सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका भी जीरो हो जाएगा। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर, सो ये 28। तो वही बॉडीज़, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन ये थी, इसमें ये कर दी हमने, चेंज कर दी पोजीशन या ओरिएंटेशन, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो गई। अब इन द नेक्स्ट फिगर, चलिए सपोज ये आपके स्टडी टेबल के ऊपर 4 हमने बॉल्स रखी हुई है जिनका मास 1 2 3 4 किलो है और दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। अब आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है आपके टेबल पे, और यहाँ पे अपना पेन जो है आपने ऐसे बिल्कुल वर्टिकल कर दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द टेबल एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो इफ इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर, तो ए मास की डिस्टेंस इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल ओ ए, इसकी डिस्टेंस ओ बी, इसकी डिस्टेंस 3 किलो की ओ सी, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी। सो ये हमारा दिस विल बी इक्वल टू डायगोनल √2 इंटू 2, और इसका हाफ ले लेंगे तो ये √2 आ जाएगा इसका ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। सो 1 किलो की डिस्टेंस √2 मीटर, 2 किलो वाले की डिस्टेंस भी ओ बी विच इज़ √2 मीटर, सो यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, इट इज़ 20 kg मीटर स्क्वायर। अब नाउ आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, ये फिर बदल दिया हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ ए, इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0, इसकी ओ सी, और इसकी फिर से 0। सो पुट वैल्यूज, 1 kg की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए इट इज इक्वल टू √2, 2 kg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से 0, 3 kg की ओ सी विच इज √2, और ये 4 kg की 0, सो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन फिगर नंबर 4। Now radius of gyration. Gyration means circular movement around a point या rotatory motion. It is noted by a K. मेरे पास एक बॉडी है, सी, ये एक रिजिड बॉडी है, ये n पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उनका मास ये m1 पार्टिकल, इसका भार 1 नंबर पार्टिकल, इसका मास m1, ये इसकी डिस्टेंस ये होगा। सिमिलरली ये हमारा पार्टिकल नंबर 2, इट्स मास इज m2 और इसकी डिस्टेंस r2। सिमिलरली ये हमारा कोई mn एंड इट्स डिस्टेंस इज rn। मैंने इन सब को ऐड किया, m1 r1, ये पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, और ये तीसरा पार्टिकल उसका भार और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसी तरह ये mn rn स्क्वायर, और चलिए ये हमारा आया 100 kg मीटर स्क्वायर, इनकी वैल्यूज डाल के m1 की और r1 स्क्वायर से गुणा करके, सपोज इट इज 100 kg मीटर सेकेंड, मीटर माइनस मीटर 2। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मीन्स क्या किया मैंने, हर पार्टिकल का भार उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके स्क्वायर के साथ गुणा किया और जमा कर दिया सब। तो ये 100 आया, दिस 100 इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दिस इज अ पॉइंट, और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है इट इज 5 मीटर, और मैं अगर ये मानूं इस बॉडी का भार था 4 किलो, तो अगर मैं ये इमेजिन करूं कि 4 किलो का एक हट्टा कट्टा सा पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 4 किलो मास है इसका, और 5 मीटर इसकी डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तब भी तो 100 ही आएगा।
So this 5 meter distance is called radius of gyration of this body. और ये यहाँ पे मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि इस पॉइंट पे इस बॉडी का सारा भार मास केंद्रित है. सो जब इस मास को, टोटल मास को हम इस डिस्टेंस के स्क्वायर्स के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास फिर उतना ही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के साथ आएगा. तो इफ़ से इट इज़ m1r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, सपोज ये I है और इस सारी बॉडी का भार सपोज इट इज़ m, कैपिटल M, और ये रेडियस जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज k. तो इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे भी क्या आएगा I. अगर ये 100 आ रहा था तो इसको उनको गुणा करके भी 100. सो m 4 किलो के बजाय m और डिस्टेंस 5 मीटर के बजाय k. सो ये दोनों बराबर. सो वी कैन से सी हियर कि it is the distance of a point from the axis of rotation at which whole mass of a body is supposed to be concentrated. So I will say कि इस बिंदु पे इस बॉडी का सारा भार केंद्रित है. तो इस बिंदु की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे. और साथ में क्या होना चाहिए, जब हम इस बॉडी के भार को, जो यहाँ पे सारा केंद्रित है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था. So it is the distance of point from the axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated, and when square of this distance is multiplied with mass of the body, then it gives same value of moment of inertia as with the actual distribution of mass. So say 100 के बजाय actual distribution of mass के साथ moment of inertia आई था, तो m के स्क्वायर से भी आई ही आएगा. इक्वेट दीज टू. सो अगर इस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उन सब का भार बराबर मान लिया जाए, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, तो इसकी जगह m लिखो, इसकी जगह भी m, तो m कॉमन आ जाएगा. सो ये आ गया. सो अगर इस बॉडी में मान लिया 100 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का भार 2 ग्राम है, तो 100 पार्टिकल की बनी हुई है तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम. 200 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. सो वी कैन से ये है एक पार्टिकल का भार, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये टोटल मास बॉडी. सो दिस कैपिटल M कैन बी रिटन m इंटू n. सो m और m कट गए, इस n को नीचे ले आइए आप और ये अंडर रूट आ जाएगा, k निकालना हो तो. सो इट इज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज ए डिस्टेंस, सो यूनिट सेंटीमीटर और मीटर होंगे. डायमेंशन फॉर्मूला m1l1t. अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस. जैसे मान लिया देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. एक बच्चे के 4 नंबर हैं, दूसरे के 10 में से 6 नंबर हैं और तीसरे के 8 नंबर हैं. तो दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज मार्क्स. तीनों बच्चों के एवरेज मार्क्स ये आ गया 6. तो क्या किया, सब बच्चों के नंबर जमा किए डिवाइड बाय जितने बच्चे हैं. और अगर मैं बोलूँ आपको निकालो एवरेज निकाली है, दिस इज यू कैन एवरेज के बजाय लेट मी कॉल इट मीन मार्क्स. अब मैंने कहा आपको मीन स्क्वायर मार्क्स निकालो, मीन स्क्वायर मार्क्स. तो अब हम क्या करेंगे, हर बच्चे के मार्क जो स्कोर किए हैं उसने टेस्ट में, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो ये आ गया 16, 36, 64 अपॉन 3, इट इज़ 116 अपॉन 3. सो ये हमारा 9 और 2 26 लगभग 39. अब मैंने कहा आपको निकालो रूट मीन स्क्वायर मार्क्स. रूट मीन स्क्वायर
मार्क्स। तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे के नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उसका ले लेंगे रूट। तो ये आ रहा था हमारा 39, सो इसका रूट से 6.2, सो 6.2 इज रूट मीन स्क्वायर मास। तो यहाँ क्या किया हमने, हर पार्टिकल के डिस्टेंस का स्क्वायर किया और उसका मीन लिया और फिर उसका अंडर रूट ले लिया। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, k इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स from the axis of rotation. Now after this, rotational kinetic energy. This is a rigid body और it is made of n particles, उनका भार m1 m2 so on mn और ये distances, and it is rotating with angular velocity omega. So we know the relation between linear velocity and angular velocity, v1 r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी r2 इंटू ओमेगा, तीसरे की सोन और nth पार्टिकल की हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स की सेम होगी। जैसे मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ये पार्टिकल एक ये है एंड दिस इज द सेंटर। इस पार्टिकल का m1 मास है, इसका m2 मास है, ये पास है, इसकी डिस्टेंस r1 है और इस पार्टिकल की डिस्टेंस r2। जब इस बॉडी को आप रोटेट करेंगे तो ये यही मान लो कि ये दीज आर फिक्स पॉइंट, तो ये जब घुमाएंगे आप तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा और ये m2 जो है ये बिगर सर्कल में घूमेगा। लेकिन जब m1 का एक राउंड पूरा होगा m2 का भी एक राउंड पूरा हो जाएगा, बिकॉज दीज आर फिक्स पॉइंट। तो इसका एक राउंड हुआ और इसका भी एक राउंड हुआ। m2 को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, सपोज इसने 2 सेकेंड में राउंड पूरा किया तो इसका भी 2 सेकेंड में राउंड पूरा हुआ। सो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की यहाँ से आया 90, फिर यहाँ तक आया 180, देन 270, देन 360 या 2 पाई, और इसकी भी 1 राउंड में 360 या 2 पाई रेडियन। टाइम इसका भी 2 सेकेंड, इसका भी 2 सेकेंड। सो वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज θ/t। पहले पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन और टाइम 2 सेकेंड। दूसरे पार्टिकल ने भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन करी और उसके लिए भी 2 सेकेंड का टाइम लगा। सो दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज सेम, इक्वल। तो ये रिजिड बॉडी है, सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ये आ जाएगी और v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा और इसका स्क्वायर कीजिए तो ये आ गया आपका v1 का स्क्वायर। m2 v2 स्क्वायर की वैल्यू ये है। सिमिलरली mn vn हाफ ये आ जाएगी। इन सब की काइनेटिक एनर्जी जमा कर देंगे पार्टिकल की तो इस पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज व्हेन बॉडी विल रोटेट ये सारे पार्टिकल्स घूमेंगे, दे विल हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबको ऐड कर देंगे, पहले पार्टिकल की, दूसरे की, सो ये काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की, दिस इज ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और इन सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ये आ जाएगा हमारा हाफ इधर और ओमेगा स्क्वायर। This is moment of inertia of rigid body, so it can be written equal to I. So this is the rotational kinetic energy of body. अगर हम लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन यू से, दिस इज हाफ m v स्क्वायर। नाउ लुक केयरफुली, ये है ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ मास है। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आई है मास की जगह। सो वी कैन से जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा रोटेशनल मोशन में। हेयर ये है लीनियर वेलोसिटी और इसकी जगह आएगा एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज formula for rotational kinetic energy.
Now relation between tau I and alpha. So if this is the